हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसडीजी एंड एमडीजी गोल्स के बारे में, जो कि आपकी पीपल एंड इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर। इसको टोटल हम 6 वीडियोज़ के अंतर्गत कवर करेंगे, जिसमें कि आज हम लोगों का पार्ट 1 है। ये जो आपका चैप्टर है पीपल एंड इन्वायरमेंट, अगर आप इससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको उसको केवल ख़त्म करने में ही 1 मंथ के लगभग समय लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो केवल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। PYQ के एनालिसिस के बेस पर मैंने क्वेश्चन जो भी आपके सामने मैं लाऊंगी वो सारी चीज़ें रहेंगी, जो भी कंटेंट रहेगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मानव विकास की बात करते हैं तो मनुष्य के जन्म से लेकर के वयस्कता तक जब तक उसकी वृद्धि होती रहती है, उसमें जो भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, चाहे उसके शारीरिक विकास होता है या फिर उसके संज्ञानात्मक विकास होते हैं, उसमें जो भी भावनात्मक, सामाजिक इत्यादि जो भी परिवर्तन आते हैं, सब कुछ एक विकास में शामिल होता है। यदि मनुष्य का विकास है तो उसमें उसका जो आर्थिक कारक होता है या फिर इन्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों का एक रोल होता है। तो इन सभी को देखते हुए मानव का विकास सुनिश्चित किया जाता है। तो जो मानव विकास था, एक मनुष्य का विकास किस प्रकार से हो, इसको देखते हुए UNDP जो था, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को मानव विकास की बात दिखाई देती है। यहाँ पर विश्व एक साथ आता है और मनुष्य का विकास किस प्रकार से हो इसकी बात करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई थी, पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद हम UNDP को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके टोटल जो बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ से इसका विकास आता है, फिर MDG SDG गोल्स किस प्रकार से आते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जो UNDP था, यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिसाइड किया गया था, जैसे कि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी का होना, यानी कि मनुष्य को कौशल और रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपनी आय को उत्पन्न कर सके, यानी कि पैसे कमाने में आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। समानता की बात थी, यानी कि इक्वलिटी की बात की गई थी। हर कोई, चाहे किसी भी लिंग का, जाति का, नस्ल का हो, सभी के लिए एक समान अवसर हो आगे बढ़ने के। इसके साथ ही स्थायित्व की बात थी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी की बात थी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसमें इस कहने का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ का यूज इस प्रकार से करें कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो भविष्य है, उसमें भी चीज़ों को अच्छा से हम रख सकें, अस्थायी रूप से उसको हम इकट्ठा कर सकें। ऐसा नहीं कि हमने उसका उपयोग कर लिया और आगे चीज़ें बची ही नहीं। तो किसी ही प्रकार का जो वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उसका इस प्रकार से उपयोग करना कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी हम उसको जो है कि अस्थायी रूप से रख सके, उसी को बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी। और इसके साथ एक और था, सशक्तिकरण की बात की गई थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख, चलिए आगे समझते हैं। जो विकास है उससे रिलेटेड कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। जैसे जो विकास हुआ तो पहले इसकी अवधारणा धीरे धीरे आई, तो कैसे आती है, तो 1968 में गैरेट जेम्स हार्डिन थे, जिनका एक स्टेटमेंट था कि अगर सभी लोग भूमि या जल का उपयोग भविष्य के बारे में सोचे बिना करते हैं तो यह पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है। इनकी जो बुक थी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स थी। तो इनके बुक का नाम क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था और इनका समय 1968 है। आप उसको याद कर सकते हो सकता है आपकी किताब में आ जाए। आगे है रोम क्लब। यह एक वैश्विक थिंक टैंक है जो कहता है कि विश्व रहने के लिए बेहतर जगह हो, लोगों को बिना ग्रह को नुकसान पहुँचाए उनकी आवश्यक चीज़ें मिल पाएँ। आगे यहाँ पर हम समझेंगे जो संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण पर सम्मेलन होता है 1972, इसके बारे में। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इन चीज़ों को और अच्छे से समझाती हूँ। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण पर सम्मेलन होता है 1972 में, जिसको कि हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो टिकाऊ विकास रहता है उस पर चर्चा किया जाता है। फिर आगे चल करके 1983 में ब्रुटलैंड आयोग जो होता है वो आता है और इसकी रिपोर्ट जो है 1987 में आती है। यहीं पर सबसे पहले सतत विकास जो था उसकी अवधारणा हम लोगों को देखने को मिलता है। जो सतत विकास की अवधारणा थी यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के रिपोर्ट में। इस जो रिपोर्ट था, अगर इसका हम नाम देखें, जो इसका थीम था, तो हम रिपोर्ट का नाम हमारा साझा भविष्य था।
अब यहाँ पर हम जो संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन है 1972, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो कि स्वीडन में आयोजित किया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया जाता है। यहीं पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसको जो थीम इसकी रहती है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसकी थीम रहती है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। 5 जून को यह आयोजन किया जाता है, इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। यहीं पर यूएनईपी का गठन किया जाता है। यूएनईपी का गठन किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर हम समझेंगे जो यूएनईपी है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद हर 10 साल पर क्या किया जाता है कि ऐसे ही विकास से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है स्वीडन में। इसके बाद 1982 में नैरोबी घोषणा होती है। नैरोबी घोषणा और आगे चल कर के फिर 1982 में, यानी कि 10 साल पर होगा तो 1982 के बाद फिर 1992 में यहाँ पर होता है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन, जिसको कि हम पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर जो रियो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो रियो सम्मेलन होता है, यानी कि इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन यह कहाँ पर होता है? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसे हम विश्व की संसद भी कहते हैं। विश्व की संसद, क्योंकि विकास की बात पूरे विश्व के स्तर पर यहीं पर बात की गई थी, एक कानून बनाया गया था, तो इसीलिए इसको हम विश्व की संसद भी कहते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें निकल कर के आती हैं जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है। इसमें पहली चीज़ निकल कर के आती है UNFCCC, जो कि रहता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जो दूसरा होता है इसमें CBD निकल कर के आता है, जो रहता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और जो तीसरा रहता है ये एजेंडा 21 रहता है, जो कि सतत विकास से रिलेटेड रहता है। अब जो UNFCCC है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। जो UNFCCC है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो जाएगा। जो ये होता है इसका उद्देश्य रहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको उत्सर्जन में कमी हो। इसी को हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय था यह बॉन जर्मनी में है। इसमें भारत सहित 197 जो देश थे वह इसमें शामिल थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? बॉन जर्मनी में। अब यहाँ पर हम लोगों ने यूएनएफसीसी के बारे में आगे, क्योंकि यह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो इसमें बहुत सारे जो COP हैं, COP 30 तक जो हैं ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा समिट वाला वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे। जो CBD है वह भी एक अलग चीज़ है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, लेकिन जो एजेंडा 21 है विकास से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर समझेंगे। जो एजेंडा 21 रहता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान यह आता है। इसके बाद 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन होता है इससे यह आता है। यहाँ पर आगे चल कर के 1997 में Rio+5 होता है। 5 साल यहाँ पर 1992 के बाद 97 में हो जाएंगे, तो Rio+5 के नाम से इसको हम जानते हैं। ये आयोजित किया जाता है। फिर आगे चल कर के 2002 में यहाँ पर Rio+10 का आयोजन किया जाता है। और फिर आगे चल कर के 2012 में Rio+20 का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो 2002 वाला आपका Rio+10 है इसको हम WSSD के नाम से भी जानते हैं, WSSD के नाम से। और जो 2012 वाला है इसको हम UNCSD के नाम से जानते हैं, UNCSD के नाम से जानेंगे। यहाँ पर जो Rio+10 था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और जो Rio+20 था ये ब्राज़ील में होता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं जो WSSD है और जो यहाँ पर UNCSD है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जो WSSD है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो यहाँ पर UNCSD है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ से हम लोगों को विकास की जो अवधारणा थी यहाँ से क्लियर हो जाती है। और इसी में हम लोगों को जो विकास की अवधारणा थी हम लोगों को यहाँ पर 5P भी देखने को मिलता है। विकास से रिलेटेड 5P ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या थे हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो पहला P रहता है इसमें रहता है पीपल, यानी कि सभी लोगों की बात की गई थी कि सबका विकास हो। अगला था प्रोस्पेरिटी, यानी कि सभी लोग क्या हो, संपन्न हो, संपन्नता की बात की गई थी। अगला है यहाँ पर पीस, यानी कि शांति हो, यहाँ पर शांति हो। नेक्स्ट हो जाएगा पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी की बात की गई थी कि हर कोई मिलकर के अच्छे से काम करे। और नेक्स्ट है प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी। यहाँ पर 5वां क्या हो जाएगा, प्लैनेट।
पृथ्वी पर हमारा पृथ्वी जो है उसके वह अच्छी रहे, उसका भी जो है कि विकास हो, उस पर रहने लोगों का विकास हो, इसके लिए यहाँ पर हम कर देंगे पृथ्वी। तो 5 चीज़ों की विकास के तौर पर बात की गई थी कि सभी लोगों का विकास हो, संपन्नता हो, शांति हो, पृथ्वी हमारी सुरक्षित रहे। अब आगे हम समझते हैं, अब जो विकास थी, जो MDG SDG गोल्स थी, यहाँ की बात करेंगे हम। तो जो हमारा MDG रहता है, ये UN की जो मिलेनियम डेवलपमेंट समिट होती है 2000 में, UN की मिलेनियम डेवलपमेंट समिट होती है, वहाँ पर ही MDG की बात किया जाता है। ये इसका जो समय रहता है, इसका 2000 से लेकर के 2015 तक की बात थी। अब इसमें जो टोटल, अब इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा MDG SDG के बारे में कि जो MDG गोल था, इसमें टोटल जो गोल थे 8 थे, टारगेट जो थे 18 थे या 21, इंडिकेटर्स 48 थे। SDG अगर हम देखें तो टोटल गोल 17 थे, टारगेट 169 था, इंडिकेटर्स आपको 248 मिलेंगे। और जो पब्लिकेशंस SDG में एक चीज़ थोड़ा अलग जुड़ गया था, जो पब्लिकेशन थे इसमें आ गए थे 1349। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो हमारा MDG SDG गोल है उसको। 2000 में यह शुरुआत हुई थी 2015 तक के लिए। इसमें सबसे पहला जो था कि अत्यधिक जो गरीबी है, जो भूख है, उसको समाप्त करना। इसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हो। सबसे पहली बात गरीबी नहीं है। गरीबी, अगर इसको याद कैसे करेंगे हम कि अगर गरीबी नहीं है तो भूख का एहसास होगा ही नहीं, तो गरीबी और भूख को एक साथ कर देंगे। अगर इंसान का पेट भरा है तो पढ़ाई अच्छे से करेगा, तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात थी। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वह कभी भी लड़की लड़का में भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि लिंग समानता की बात थी। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की गई थी, जो गोल नंबर 3 था इसमें। अगर हम लिंग समानता की बात करते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, तो फिर बच्चों को मारने की जो थी बाल मृत्यु दर में आपको कमी दिखाई देगा। तो चौथा जो था बाल मृत्यु दर में कमी है। इसके बाद यदि बच्चा अच्छा है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? माँ को होगी। तो मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, इससे उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार था 5वां। यदि जो माँ है उसका स्वास्थ्य अच्छा है, यानी कि रोग से उसको मुक्ति है, तो जो HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारी है उससे लड़ने की बात की गई थी। इसको याद करने का भी हम तरीका साथ में समझते चलेंगे। इसके बाद यदि कोई रोग नहीं है तो पर्यावरण क्या रहेगा? अगर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो जो पर्यावरण है वह अच्छा रहेगा। पर्यावरण स्थायित्व सुनिश्चित करना था 7वां। और 6ठा हो जाएगा HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से लड़ना। और यदि हमारा पर्यावरण अच्छा है तो विकास अच्छा होगा और सब लोग मिलकर अच्छे से काम करेंगे। तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, ये 8वां था। इसको याद करने का तरीका क्या है कि किसी प्रकार की गरीबी और भूख का एहसास नहीं हो। गरीबी नहीं हो तो भूख का एहसास भी नहीं होगा। यदि भूख अच्छा है, सबका पेट भरा है, तो पढ़ाई अच्छे से करेगा। तो प्राथमिक शिक्षा की बात थी। यदि शिक्षित है तो महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करेगा। लिंग समानता की बात रहेगी, महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। यदि लिंग समानता है तो बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, यानी कि कोई बाल हत्या की बात नहीं आएगी, जिससे कि बाल मृत्यु दर में कमी होगी। यदि बच्चा अच्छा है, सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है और वह स्वस्थ रहेगी, तो मातृ स्वास्थ्य में सुधार। और यदि माँ स्वस्थ है, किसी प्रकार की उसको बीमारी नहीं होगी, तो यहाँ पर बीमारियों से लड़ने की बात करेंगे। बीमारी नहीं है तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, यानी पर्यावरण स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। और उसके पर्यावरण अगर हमारा अच्छा है तो जो हमारा विकास है अच्छे से होगा, सभी लोग मिल करके उसके लिए काम करेंगे। तो ये 8 हम लोगों के जो MDG गोल्स थे ये हैं। मैं आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से एकदम अपने भाषा में इसको याद करिए। बिकॉज अब जब एग्ज़ाम आता है तो आपका रटा हुआ चीज़ नहीं याद रहता है, आप समझे रहते हैं, तो उसे रिलेट करके आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को अब याद करो, आपका समझ वहाँ पर ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर हम देख लेंगे डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये हो जाएगा। इसके बाद ये पॉवर्टी एंड हंगर हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन की बात थी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी।
इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट की बात थी। HIV रोग जो है उससे हटाने की बात थी। इम्प्रूवमेंट एक्सटर्नल जो हेल्थ है अच्छा रहे उसके बारे में। रिड्यूस चाइल्ड जो है मोर्टालिटी की बात की गई थी। अब आगे यहाँ पर हम समझेंगे जो सतत आगे चलकर क्या होता है कि जो MDG गोल्स रहते हैं 2015 तक वो अच्छे से उतने काम नहीं कर पाते, तो फिर इसको चेंज किया जाता है और आगे सतत विकास का एक लक्ष्य डिसाइड किया जाता है जिसको कि हम SDG बोलते हैं। इसमें टोटल 17 गोल डिसाइड किए गए थे। क्या क्या थे इसको समझेंगे। सबसे पहला था नो पॉवर्टी, ये पहले में भी आप लोगों को मिलेगा, MDG का जो गोल है उसमें भी। और जो भूख है, भूख और गरीबी आप लोगों को एक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। गरीबी अलग चीज़ है, भूख अलग चीज़ है। तो पहला क्या रहता है कि कोई गरीबी नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिल सकता है कि जैसे जो मनरेगा चलता है, जो डिजिटल इंडिया है, ये कौन से SDG या MDG गोल से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को उदाहरण लेकर भी मैं यहाँ पर आई हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें सबसे पहला हम लोगों को कोई गरीबी नहीं। इसके तहत अगर कोई उदाहरण देखें तो मनरेगा जो है ग्रामीण रोजगार के अवसर के तौर पर इसको चलाया जा रहा है। अगला हो जाएगा यहाँ पर शून्य भूख की बात है। नेक्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण हो। इसके तहत आप लोगों को आयुष्मान भारत जो है वो मिल जाएगा। ये आपका MDG जो 4, 5, 6 है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई थी, जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान जो है आप इसे समझ सकते हैं। ये जो हमारा MDG 2 है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो 5 है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उससे रिलेटेड है। ये आपका MDG जो गोल 3 है उससे रिलेट करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात, यानी क्लीन वाटर एंड जो है कि सैनिटेशन की बात करता है। स्वच्छ भारत अभियान और आपका जो स्वच्छ उन्मूलन के तौर पे जो चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम वो हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, जैसे उजाला योजना है, ऊर्जा कुशल LED बल्ब को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा सम्मानजनक काम और आर्थिक वृद्धि, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात थी, जैसे मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि के लिए यह बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हो जाएगा उद्योग नवाचार और अवसंरचना, यानी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 हो जाएगा असमानता में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो जलवायु कार्यवाही है, ये हमारा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जल के नीचे जीवन, और जो सागरमाला परियोजना बंदरगाह विकास के लिए चलाया जा रहा है वह है। 15 है स्थल पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, जिसमें कि ग्रीन इंडिया मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद 16 हो जाएगा शांति और न्याय मजबूत संस्थान, एंड 17 हो जाएगा साझेदारी लक्ष्य के लिए कोई भी काम हम करें, तो यानी कि साझेदारी से कार्य करना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, किसी भी लक्ष्य के लिए साझेदारी के साथ काम करें। सौर ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह MDG जो 8 है उससे रिलेट करेगा। अब इसको याद करने की एक हम ट्रिक समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको याद करने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले किसी प्रकार की गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं है तो भूख का एहसास नहीं होगा, यानी कि शून्य भूख। अगर हमें भूख का एहसास नहीं होता, यानी अच्छे से हम खाते पीते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा कल्याण होगा। अगर हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो हम शिक्षा भी ले सकते हैं। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी, यानी सबके लिए शिक्षा की बात थी, जबकि जो MDG था उसमें केवल सार्वभौमिक शिक्षा की बात, जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके लिए बात की गई थी। जब हम शिक्षा लेंगे तो हर जगह हम समानता की बात करेंगे, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। इसके बाद जब किसी में हम भेदभाव नहीं करेंगे, लड़की लड़का में फ़र्क नहीं किया जा रहा है, लड़कियां घर का काम अच्छे से करेंगी तो घर को साफ़ सुथरा रखेंगी, स्वच्छ जल स्वच्छता होगा तब। यदि स्वच्छता है तो ऊर्जा उससे ऑटोमेटिक आएगा।
तो यहाँ पर ऊर्जा की बात हो जाएगी। यदि हम किसी कहीं भी काम करते हैं एक ऊर्जा के साथ करते हैं तो हमारा सम्मान होता है वहाँ पर, तो सम्मानजनक काम। और यदि काम अच्छा करेंगे तो आर्थिक वृद्धि होगी। यदि हमारा आर्थिक वृद्धि होता है तो हम उस चीज़ को कहाँ लगाएंगे? उद्योग में लगाएंगे, नवाचार और अवसंरचना में उसका उपयोग करेंगे। यदि हम अच्छे से हमारे पास पैसे रुपए हैं और काम कर रहे हैं तो फिर असमानता में कमी होगी, यानी शहरी ग्रामीण विकास में कोई अंतर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। फिर आगे चल कर के जो शहर समुदाय है सबका विकास होगा। और फिर हम एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में काम करेंगे, उपभोग और उत्पादन करते हैं। जब हम अब हमारे पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो फिर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है, एक साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है जलवायु पर। तो जलवायु कार्यवाही जो है 13 से रिलेटेड ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा तो सबसे पहले जल के नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे हैं तो पहले हम ही को इफेक्ट करेगा ये चीज़। तो जल के नीचे का जीवन। इसके बाद ऊपर प्रभाव इसका पड़ेगा। ऊपर कैसे याद करेंगे हम? नीचे प्रभाव करा उसके बाद ऊपर करेगा, ऐसे याद कर लिया आपने। इसके बाद ऊपर से हाई से क्या याद कर सकते हैं हम? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमें क्या मिलता है? न्याय मिलता है ना। और न्याय मिलने पर हमें शांति महसूस होती है, तो क्या याद कर लेंगे हम? नीचे ऊपर और उसके बाद न्याय शांति, यानी कि शांति और न्याय मजबूत संस्थान। और जब न्याय मिलता है तो जो भी हमारे लक्ष्य रहते हैं पूरे हो जाते हैं। तो साझेदारियाँ लक्ष्यों के लिए, ये 17 जो गोल हैं इसको याद करने का एक तरीका था। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे कि इसकी एक रिपोर्ट आती है जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, जो SDG है, ये नीति आयोग के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है। अभी इसको हम समझेंगे रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर आप पहले SDG जो है इसको देख सकते हैं, वही जो मैंने बताया है सारी चीज़ें। अब क्या परिवर्तन था MDG एंड SDG में, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे। जो हमारा MDG है उसमें केवल बात आधे लक्ष्यों के लिए की गई थी कि प्रयास किया जाए, लेकिन जब SDG आता है तो इसमें 0 गोल्स को डिसाइड किया जाता है। इसमें सार्वभौमिक लक्ष्य रखा जाता है, यह व्यापक और समावेशी होता है। इसमें जो फंडिंग होती है यह अपने खुद के दम पर करने की बात की जाती है कि अस्थायीता और समावेशी आर्थिक विकास पर बल देते हैं, स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। जबकि जो MDG था, ये जो विकसित देश थे उनसे इनको फंडिंग मिलती थी। शांति निर्माण की बात आपको MDG में नहीं दिखाई देगा, जबकि SDG में आपको दिखाई देता है। जो आपका SDG है यहाँ पर डाटा जो रिवॉल्यूशन होता है आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, जबकि वहाँ पर केवल सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, अभी हम इसको देखेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैंने बात करी थी इंडेक्स के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स अभी फ़िलहाल में जारी किए गए हैं 2025 में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, जो हमारा MDG है इसमें टोटल 189 जो देश हैं, इतने देशों ने इसको अपनाया था। जो SDG है इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा। अगर हम देखें SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में, SDG इंडिया इंडेक्स, तो भारत जो है यह 167 देशों में टोटल 99 जो इसका स्थान है। अगर हम बात करें इसकी स्कोर की तो इसका टोटल स्कोर है 67। अब जो बात बात ये आती है कि अगर SDG जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तो MDG को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो MDG होता है इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता था। जो MDG होता है इसको UN के द्वारा जारी किया जाता था। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो कुछ क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए PYQ सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
जो SDG है उनको बताना है कैसे कैसे आए थे। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य जो था MDG को अपनाया गया तो 2000 में। रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में। जो हमारा रियो 20 होता है 2012 में होता है। और जो SDG है उसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया जाता है 2015 में। ये आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जो मैंने अभी आपको बताया टारगेट इतने हैं, इंडिकेटर्स हैं, इतने पब्लिकेशन है, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। वहाँ से भी क्रोनोलॉजी आपको हमेशा पूछा जाता है, PYQ भी सॉल्व करिएगा उसमें भी आपको मिलेगा। तो वो जो क्रोनोलॉजी है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड है कि कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्य को जो है कि MDG से अलग करता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें हम लोगों को इसका सी ऑप्शन जो है सही मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास है, इसमें SDG में इसमें क्या नहीं आता है। तो जो वैश्विक वित्तीय समानता की बात नहीं की गई थी इसमें। ये 2022 का अक्टूबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि जो सतत विकास लक्ष्य है इसमें प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गरीबी नहीं, शून्य भूख और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान की बात, शहरीकरण को कम करने की बात नहीं की गई थी इसमें ये नहीं था। अगला है सतत विकास लक्ष्य जो है SDG 13, ये क्या था, जलवायु से रिलेटेड था। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सुझाई गई अन्य विषयक दृष्टिकोण को सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन माप प्रणालियों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में सम्मिलित करना, मिटिगेशन और समायोजन दोनों पर बल देना। ये आप देख सकते हैं। जो SDG है इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी क्या इसमें भूमिका है सबसे ज़्यादा, क्या यह विदेशी निवेश को जो होते हैं उसको प्रोत्साहित करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, नहीं। क्या नीति आयोग भारत में जो भी SDG प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, इनके सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, हाँ सही है। नीति आयोग की भूमिका सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने से सीमित है, नहीं। नीति आयोग उपनगरों में SDG को केवल लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।